अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है जो कि फाउंडेशन है, फंडामेंटल है। किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, जिसको आप टाइट्रेशन के नाम से याद रखते हैं। देखो बेटा, कोई भी केमिकल गिवन है, लेकिन वो दो ऐसे केमिकल्स होंगे कि जिनके अंदर रिएक्शन पॉसिबल होगा। सही है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे दो केमिकल्स दिए हैं, Fe1 विच इज़ HCl ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने लिया Fe2 विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.0200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, HCl इज़ अननोन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, बात एक क्वेश्चन में आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पे हमें कहा जाता है कि डाइल्यूट कीजिए किसी एक केमिकल को। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, हमें डाइल्यूशन ऑफ Fb1 करना है। अच्छा, उन्होंने बोला या तो पाइपेट 25 cm³ of Fb1 and transfer into a volumetric flask। अच्छा जी, अब इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमें डाइल्यूट करने का बोला गया। तो हम जानते हैं हमने क्या करना है, इनटू ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेक अप टू 250 cm³ मार्क। अच्छा, आप जानते हो सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा। बेसिकली हम Fb1 की डाइल्यूशन कर रहे हैं। द रिजल्ट इज Fb3। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने बोला कि रिजल्ट Fb3 होगा। अच्छा, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी किसी एक सॉल्यूशन को या डाइल्यूट कर दिया जाए या किसी सॉलिड को हीट कर दिया जाए, उसे एनहाइड्रस कर दिया जाए, तो उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। अच्छा बच्चा, देखो अब हमने क्या करना है कि 250 cm³ का फ्लास्क लिया। 250 cm³ के फ्लास्क के अंदर आप 25 cm³ Fb1 ट्रांसफ़र कर देंगे। पहली बात हो गया। ये बाय यूजिंग पाइपेट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा लिक्विड आपसे पाइपेट के थ्रू ऐड करवाया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि ये बोलेगा कि आप एक ब्यूरेट फिल करो, ब्यूरेट के अंदर Fb1 डालिए और आपको एक रेंज दे देगा बिटवीन 22.00 टिल 25.00। इसके बीच का कोई भी वॉल्यूम Fb1 का ऐड इनटू a conical volumetric flask by using a burette। ऐसा भी हो सकता है ना, ये दोनों बातें पॉसिबल हैं। या तो वो आपसे ब्यूरेट से एडिशन करवा दे या वो आपको पाइपेट से एडिशन करवा दे। आम तौर पे जब आपको बोला जाएगा कि ब्यूरेट से ऐड करें, तो बेटा इसके अंदर रेंज दिया जाएगा। मिनिमम 22 ऐड किया जा सकता है, मैक्सिमम 25 ऐड किया जा सकता है, इसके बीच में कुछ भी। अच्छा, एक मेन चीज़ ये आएगा, इस फ़र्क को समझिएगा कि जब मुझे कहा जाएगा कि ब्यूरेट से ऐड करें, तो बेटा ये लास्ट आपको बोलेगा रिकॉर्ड योर रीडिंग्स, ब्यूरेट रीडिंग्स एज वेल। अच्छा, अब जब वो बोलेगा कि रिकॉर्डिंग्स नीडेड, तो अब आसान सी बात समझो, ये पर्टिकुलरली ब्यूरेट वाले केस में होगा। जब ब्यूरेट की बात होगी तो रिकॉर्डिंग भी चाहिए होंगी। आपने क्या करना है, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन cm³, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग in cm³, volume of Fb1 used in cm³। ये बात क्लियर हुआ। तो आप ये एक पूरा टेबल बनाएंगे और इस टेबल को बनाने के बाद आपने ये वॉल्यूम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। और जब पाइपेट की बात होगी तो वी डोंट नीड अ टेबल बिकॉज पाइपेट मेजर्स फिक्स्ड वॉल्यूम
सो वी डोंट नीड इनिशियल एंड फाइनल एंड द वॉल्यूम ट्रांसफर्ड। ये बात उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब बेटा इसमें जब 25 cm³ ये FB1 आ जाएगा तो जो रेस्ट पार्ट इसके अंदर डाला जाएगा बेटा वो होगा डिस्टिल वाटर, DW। वो होगा बेटा डिस्टिल वाटर। बाय यूजिंग ए वॉश बॉटल यू विल ऐड वाटर इन इट। इसकी नेक पे देखना, यहाँ पे एक मार्क होता है, बाज़ औक़ात ब्राउन कलर का होता है और बाज़ औक़ात थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट किस्म का होगा। इन दोनों सूरतों में इसकी वेसल पे आपने निगाह रखनी है। जहाँ आपको मार्क दिखेगा यू नीड टू फिल वाटर टिल दैट पॉइंट, यहाँ तक आप इसको भर देंगे पानी से। क्लियर हुआ बेटा? इसके ऊपर मेंशन है FB3। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब अगले स्टेप में मुझे कहा जा रहा है कि फिल ए ब्यूरेट विद FB2 से ब्यूरेट को भर लेते हैं। अच्छा, FB2 से जब ब्यूरेट को भर लिया जाएगा एंड यहाँ पे रुकते हैं, फिल द ब्यूरेट विद FB2, ट्रांसफर 25 cm³ of FB3 which is diluted solution of FB1. Transfer 25 cm³ of FB3 into a conical flask and titrate the contents with FB2। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, दिस FB3 is HCl diluted, this FB2 is सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है 0.0200 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब बात को समझते हुए जा रहे हो, बहुत आसान सी चीज़ होगी। अब इन्होंने बोला इसे टाइट्रेट करो। देखो बेटा, फर्स्ट यू नीड रफ टाइट्रेशन, देन यू नीड एक्यूरेट टाइट्रेशन। सही है? अब याद रखो, रफ टाइट्रेशन परफॉर्म करो या एक्यूरेट टाइट्रेशन परफॉर्म करो, दोनों सूरतों में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो रफ के लिए क्या कर लेते हैं, वही सब कुछ लिखोगे, गलती नहीं करना। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इन cm³, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इन cm³, वॉल्यूम ऑफ FB2 यूज्ड इन cm³। यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गया। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम यूज होता है, वॉल्यूम यूज इज फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। क्लियर? अब पहला वाला पार्ट कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल पहले पार्ट में मेरे पास आई स्टार्टेड द ब्यूरेट फ्रॉम 0.40, I stopped at 26.20। मुझे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ। व्हाट आई सिंपली डू, फाइनल माइनस इनिशियल, द रिजल्ट इज 25.80 cm³ यूज्ड फॉर रफ टाइट्रेशन। अच्छा, अगली बात को समझो। अब वो बोलता है perform as many accurate titrations as you think necessary to obtain consistent results। सही है, यही बात बोली जाती है। अब देखो हमने क्या करना है। अब यहाँ पे एक्यूरेट के लिए वापस से इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग का कॉलम बनेगा, हेडर लगेगा इन cm³, देन फाइनल ब्यूरेट रीडिंग
in cm cube, volume of FB3 used in cm cube and best titer। बेटा ये फ़र्क है एक्यूरेट और रफ टाइट्रेशन के टेबल का। अब देखो रफ के अंदर आपको बेस्ट टाइटर ऑप्शन नहीं मिलता, जबकि एक्यूरेट में आपको बेस्ट टाइटर ऑप्शन मिलता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनिशियल ब्यूटेन आप क्या कर सकते हैं, आप वापस से ब्यूटेट को फिल कर लीजिए 0.00। आपने फर्स्ट टाइट्रेशन परफॉर्म किया, इसके अंदर इंडिकेटर भी डालोगे, जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वी ऑल नो इन एसिड बेस टाइट्रेशन वी नीड ए सूटेबल इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर के कलर याद रखना ज़रूरी नहीं है बेटा, कोई कमाल नहीं है इंडिकेटर के कलर याद रखना। अब आप ओ लेवल्स के फेज़ से आगे ए लेवल्स के फेज़ में जा चुके हो। जो भी इंडिकेटर आप ऐड करेंगे, वो मिथाइल ऑरेंज हो, वो फिनोफ्थलीन हो, वो ब्रोमोथाइमोल हो, ब्रोमोफिनोल हो, थाइमोल ब्लू हो, कुछ भी हो, आपने कॉनिकल फ्लास्क में जो भी लिक्विड ऐड किया टाइट्रेशन के लिए, उसमें आप इंडिकेटर डालेंगे तो वो आपको एक इनिशियल कलर दे देगा। अब वो कलरलेस है, ऑरेंज है, डार्क पिंक है, ब्लू है, येलो है, कुछ भी है। जब आप उसको टाइट्रेट करेंगे दूसरे लिक्विड से विच इज़ इन द ब्यूरेट, तो बेटा एक ख़ास पॉइंट पे आके इट विल चेंज इट्स कलर। तो जैसे ही कलर चेंज करे वहाँ पे रुक जाओ, याद नहीं करो, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। डिड यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, अब देखो बेटा, मैंने इसको 0 पे स्टार्ट किया, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग मेरे पास आई, लेट अस सपोज 24.30, वॉल्यूम यूज्ड इज 24.30। अब मैंने क्या किया, अब मैं देखता ये हूँ कि इफ़ द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग इज़ बिलो 25, उससे कम है, मीन हाफ ऑफ द ब्यूरेट, अगर हमारे पास आधी ब्यूरेट से कम लिक्विड यूज़ हुआ, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टाइट्रेशन विद द सेम इनिशियल लेवल। क्योंकि हम जानते हैं द टोटल वॉल्यूम इन द ब्यूरेट इज़ 50, इवन दो इट इज़ मोर देन 50, लेकिन जहाँ तक की मार्किंग हुई हुई है बेटा वो 50 तक होता है, तो 50 तक तो हम उससे बिल्कुल एक्यूरेट विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.1 ले सकते हैं। तो मैंने 24.3 से स्टार्ट किया, अगली रीडिंग बेटा मेरे पास आ गई 48.50। अब मुझे कहा गया कि आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, मैं सिंपल क्या करूँगा, 48.5 माइनस 24.3, रिजल्ट इज़ 24.20। मैंने देखा 24.20, मेरे पास दो रीडिंग्स आ गई। अगर इन दोनों का डिफरेंस, इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस, आपके टाइटर वैल्यूज़ का डिफरेंस प्लस माइनस 0.10 cm³ के अंदर है, या ज़ीरो डिफरेंस, दिस वन इज़ 24.3 एंड दिस वन इज़ 24.3। मैं फाइनल ब्यूरेट रीडिंग की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं वॉल्यूम यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। इफ़ दे आर ईदर सेम और विद द डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.1, यू डोंट नीड टू प्रोसीड दिस प्रोसेस, यहीं पे रुक जाओ, काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक चेक लगाओ, यहाँ पे एक चेक लगाओ और अगले पार्ट पे जाओगे। अगले पार्ट में मुझे बोला जाएगा कि शो क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ FB1 यू आर गोइंग टू यूज़ फॉर योर कैलकुलेशन। इसका मतलब हुआ बेटा एवरेज वॉल्यूम ऑफ FB1। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कहेगा शो क्लियरली, शो क्लियरली। तो आपने क्या करना है, बिफोर राइटिंग दिस आंसर यू नीड टू शो 24.30 प्लस 24.20, you will divide the sum and the answer is 24.25 cm³। सही है बेटा, यह वॉल्यूम आ गया। अब देखो कितने मज़े के क्वेश्चन और कितने आसान से क्वेश्चन यूज़ करेगा, उनको पढ़ पढ़ के जवाब देते रहना। फॉर एग्जांपल वो ए पार्ट में, ये इसका ए पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट में।
वैसे शायद कुछ भी पार्ट हो सकता है, मैं इसे बी पार्ट बोल रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH in the volume calculated in A। बात को समझे? A में जो वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ इसके अंदर कितने मोल्स हैं बेटा? अच्छे से तुम्हें पता है, N इक्वल्स टू CV, कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम, ये मोल का फॉर्मूला आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन है 0.0200, वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ टाइट्रेशन के लिए बेटा? इट्स 24.25। You will simply divide by 1000 because we need the volume in decimeter cube। तो अब आराम से इसका जवाब निकालो। 24.2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.02। देखो बेटा 4.84 एक्सपोनेंट -4। क्लियर हुआ? तुमने यहाँ पे लिखा 4.84 एक्सपोनेंट -4। इतने मोल्स NaOH के ट्रांसफ़र हुए ब्यूरेट से। चीज़ों को माइंड में रखना, काम करने में मज़ा आएगा, अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अब ये वो मोल है बेटा जो ब्यूरेट से मैंने ट्रांसफ़र किए टाइट्रेशन करने में 25 cm³ FB3 को। हमने FB3 पाइपिट किया था 25 cm³, पाइपिटेड, सही हुआ। उसके बाद ब्यूरिट के अंदर हमने FB1 फिल किया बेटा, और FB1 से जब हमने इसको टाइट्रेट किया तो बेटा इसका वॉल्यूम मेरे पास आया 24.25। और अब मैंने इस वॉल्यूम के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। बहुत अच्छे से समझो चीज़ों को, बहुत आसान है। अच्छा, अब अगले पार्ट में मुझे बोलता है कि सी पार्ट, determine the number of moles of HCl in 25 cm³ of FB3। देखो जरा कितने मज़े की, कितनी आसान सी बात पूछी है बेटा। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे कहा जा रहा है इसके मोल्स बता दो। आपके पास एक ही जवाब है, वी नीड मोलर रेशो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा HCl रेशो NaOH इज़ 1:1। आप भी जानते हो बेटा, मोनोप्रोटिक और मोनो एसिडिक की बात चल रही है, मोनोबेसिक की बात चल रही है। अब जितने मोल्स NaOH के थे उतने ही मोल्स बेटा HCl के भी होंगे, तो आसान सी बात हो गया। 4.84 × 10 एक्सपोनेंट -4। यू नीड टू मेंशन इट विथ इट्स पर्टिकुलर मोलर रेशो। याद रखना इस बात को। आपने रेशो शो किया और आपने बोला इतने ही मोल्स 25 cm³ वॉल्यूम में हैं। अब ज़रा देखो हो क्या रहा है, क्वेश्चन होता कितना मज़े का है। ये बेटा मुझे फाइनली लेके जाएगा उस कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन फाइंड करने। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ। ये देखो, ये वो फ्लास्क है, क्वेश्चन खुद पढ़ लेना, खुद समझ जाना, मैं बेसिक्स बताता हूँ इसकी।
देखो बेटा, ये टोटल डायग्राम अगर समझ में आ गई ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, मैं तुम्हें पहले पेज स्टार्टिंग पे ले गया। FB1 वॉज HCl ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। रिमाइंड करो चीज़ों को, मैं पिछले पेज पे नहीं जा रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। आपको याद है कि HCl अननोन था। हमने क्या किया, हमने बेटा FB1 का 24 पॉइंट, यहाँ पे सोच लेते हैं कि हमने 24.50 cm³ यूज़ किया था। फाइनल वॉल्यूम ये था, इनिशियल वॉल्यूम 0 था, तो बेटा वॉल्यूम यूज इज 24.50। मैंने ब्यूरिट के थ्रू 24.50 cm³ FB1 लिया और बेटा उसे डाइल्यूट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने इसमें से 24.50 cm³ ट्रांसफ़र किया बाय यूजिंग अ ब्यूरेट इन दिस ग्रेजुएटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसके बाद आपने बेटा इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला था, DW। अच्छा, मैं जानता हूँ द टोटल वॉल्यूम वॉज 250, तो बेटा 250 बनाने के लिए अगर 24.5 ये वाला पार्ट आ गया तो मैं जानता हूँ मैंने 25 to 25.50 cm³, इतना मैंने इसके अंदर बेटा डिस्टिल वाटर भी डाला होगा, बिकॉज दीज टू विल मेक 250। आसान सी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात याद रखना, डिस्टिल वाटर में एसिड के मोल्स नहीं होते, तो इस पूरे के अंदर जितने भी मोल्स होंगे बेटा वो 24.50 कॉन्सनट्रेटेड एसिड से ही आए होंगे। इसके अंदर पानी से कोई एसिड के मोल्स नहीं आए। ये बातें बिल्कुल क्लियरली समझ जाना। अब देखो, हमने ये बनाया, इसके बाद बेटा 25 cm³ पाइपिट किया और इसमें ट्रांसफ़र किया। उसके बाद बेटा ब्यूरेट से टाइट्रेट करवाया और रिएक्शन कंप्लीट करवाया। देखो हो क्या रहा है, कैलकुलेशन यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। इसके मोल्स आपने यहाँ से ब्यूरेट से वॉल्यूम लिया बेटा, जो एवरेज टाइट्रेट वॉल्यूम था वो था 24.25 और उसके मोल्स आपने निकाले 4.84। 24.25 cm³ NaOH यूज़ हुआ, जिसके अंदर मोल्स थे 4.84, 10 एक्सपोनेंट -4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो बेटा, जितने मोल्स NaOH के थे इस ब्यूरिट के थ्रू आपने ट्रांसफ़र किए, उतने ही मोल्स आपने बोला 25 cm³ पाइपेट में भी मौजूद हैं, जो आपने पाइपेट किया FB3। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ, क्योंकि 1:1 का रेशो था। जितने मोल्स यहाँ पे पाइपेट के अंदर थे उतने ही मोल्स तो NaOH के यूज़ हुए होंगे। तो देखो बेटा 25 के मोल्स मिल गए। नाउ फ्रॉम 25 व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ यू नो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दिस 250 cm³, तो तुम्हारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया, समझ जाओ। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखो बेटा 25, अब इस पूरे मैं बोलता हूँ कि 250 में मोल्स कितने हैं, 250 cm³ में कितने मोल्स हैं। आप बोलोगे मज़े से बता देते हैं। इसमें से 25 निकाला था तो हमारी कैलकुलेशन ने बताया कि इसके 25 cm³ में बेटा इतने मोल्स हैं। तो इसके 250 में कितने होंगे बेटा, इसको 25 में इतने, तो 250 में इसके टाइम्स 10 हो जाएंगे बेटा। 4.84 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3, ये मोल तो जाएंगे बेटा, और तो नहीं होंगे। कितनी आसान सी बात हो गई ये तो। अब मुझे कहा जा रहा है कैलकुलेट द कॉन्सनट्रेशन ऑफ FB1। देखो कितनी आसान बात। अब मुझे पता है इस पूरे 250 में इतने मोल्स हैं। There are 4.84 into 10 exponent -3 moles in this whole 250. This 250 is FB3. FB3 is diluted solution of FB1. तो इस पूरे 250 में जितने भी मोल्स होंगे, ये सारे मोल्स बेटा सिर्फ 24.5
अनडाइल्यूटेड में होंगे, क्योंकि यहीं से तो आए थे इस पूरे 250 में, पानी में तो एसिड नहीं था। तो ये रहा वॉल्यूम FB1 का। इस वॉल्यूम में इतने मोल्स थे बेटा। FB1 का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स अप ऑन वॉल्यूम। मोल है बेटा 4.84 एक्सपोनेंट -3 और ये थे बेटा 24.5 वॉल्यूम में। सही है। 24.50 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 कैंसिल हो गया। सही है। अच्छा जी, अब क्या कर लेते हैं, 4.84 डिवाइडेड बाय 24.50। अच्छा, मैंने अगर ये ज़्यादा जल्दी में गलत नहीं कैंसिल नहीं कर दिया तो मैं एक दफ़े की तसल्ली से चेक कर लेता हूँ। 0.00484 मैंने क्या किया बेटा, ये -3 इस पर अप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 0.00484। अब इसे बेटा डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 24.5 अपन 1000 से, तो ये बनेगा बेटा 0.0245। देखो बेटा ये डेसिमल 2 डिजिट बैकवर्ड मूव करेगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा 3 डिजिट करेगा, 1 2 3 यहाँ पे आया 0.0245, 0.0245। अभी क्या करते हैं, अभी इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0.1975, यही आंसर हमने यहाँ पे बताया आपको कि कैंसिल कर दो इन दोनों को। अब देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा मेरे पास, इसको 2 से 4 तक का रेंज होता है। मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी 0.198 मोल पर dm³ और यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। इस तरह के सवालात फ्रीक्वेंटली पूछेगा। आई होप कि ये पार्ट समझ आ गया। ये पार्ट समझ आ गया बेटा तो फिर स्टोइचियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए परेशान नहीं होना। एक्चुअली ये हो रहा होता है डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट में, बाकी सब आसान है। सही है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ब्यूरेट का सिंगल ब्यूरेट एरर पूछेगा आपसे, बोलेगा व्हाट इज़ द सिंगल ब्यूरेट एरर। अगरचे पूछ ले सिंगल ब्यूरेट एरर, तो सिंगल ब्यूरेट एरर में आप उसको या तो 0.05 लिख सकते हो बेटा या 0.10, दोनों अलाउड हैं। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ FB1 FB2 कैलकुलेट मेजर्ड टू मेक FB3। तो मैंने FB3 बनाया FB1 से। मैं कंफर्म कर लूँ कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। मैंने FB1 से FB3 बनाया और ये FB2 था। इट इज़ FB2। सही है, सही है। तो अब वो बोल रहा है जो आपने FB1 कैलकुलेट किया था वो ये वाला था बेटा। वो बोल रहा है इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। तो देखो सिंगल ब्यूरेट एरर और बेटा टाइटर या वॉल्यूम, इन दोनों में फ़र्क होता है। जब आप वॉल्यूम की बात करते हो तो बेटा आप 2 दफ़ा ब्यूरेट को रीडिंग करते हो, इनिशियल और फाइनल। तो एक एरर यहाँ बनाते हो, एक एरर यहाँ बनाते हो। क्लियर हुआ। तो इसके लिए अगर आपने टाइटर वैल्यू 0.1, अगर आपने एरर 0.1 लिया है, सो व्हाट यू विल सिंपली डू 0.1 × 2 अप ऑन वॉल्यूम यूज फॉर डाइल्यूशन 24.5 टाइम्स 100। और अगर आपने 0.05 एरर लिया है बेटा तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 24.5 टाइम्स 100। इस तरीके से आप एरर निकाल लोगे। फिर पाइपेट का एरर पूछता है, उसका एरर तो लिखा हुआ है, पाइपेट का तो क्वेश्चन में लिखा होता है। पाइपेट्स एरर इट इज़ ±0.06 cm³, हमेशा लिख के देगा। अब वो पूछता है कि आपने जो वॉल्यूम पाइपेट किया FB2 का FB
1Fb3 का टाइट्रेट करने के लिए उसका परसेंटेज एरर बताओ बेटा। सिंपल, यू विल से 0.06 अपॉन 25 टाइम्स 100, ऐसा करके आंसर लिखोगे इसका। अब इसके बाद वो और बेकार के कुछ भी सवाल पूछता रहे, उसके जवाब देते रहना। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ गैस कलेक्शन के हवाले से, कुछ क्वेश्चंस उनकी बात करते हैं, फिर एनालिसिस की बात करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के अच्छी प्रिपरेशन हो जाए बच्चों की, और ये कॉन्सेप्ट्स असल में समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, अब देखो, मेरे पास फॉर एग्जांपल इम्प्योर मैग्नीशियम है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर मेटल का जो स्ट्रिप होता है बेटा, इसके ऊपर इसके लेयर ऑफ ऑक्साइड, आमतौर पे मेटल्स के ऊपर लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से वो इम्प्योर हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो हो क्या रहा है, मुझे कहा गया कि मेजर द मास ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप। इस मैग्नीशियम स्ट्राइप का मास मेजर करना है। मैंने बैलेंस पे रखा, बैलेंस पे मेजर किया, इट इज़ 0.24 ग्राम आ गया मैग्नीशियम में। मैंने उसको मैथ मेजर किया, उसको मैथ मेरे पास 0.24 ग्राम आ गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करना होपफुली आप लोगों को आता होगा। यू विल स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यू विल वेट अंटिल इट शोज यू 0.00। डायरेक्ट बैलेंस ऑन करते ही उस पर नहीं रख दिया जाता है बेटा मैथ्स को। आप उसे स्टार्ट करोगे, वो काउंट डाउन करेगा लाइक 9998887654321, then it will show you 0.00 with a particular unit gram। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का यूनिट चेक कर लेना, उसका यूनिट साइड पे लिखा हुआ होता है, ग्राम में होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा यूनिट नहीं चलेगा, और रीसेट इट एट ग्राम इफ़ इट इज़ इन सम अदर यूनिट। सही हुआ? अब देखो बेटा, आपने इसका मास मेजर कर लिया किसी भी तरीके से। अगले पार्ट में मुझे बोला गया कि वही काम एक छोटा सा, जिसका मैं वीडियो बना के ऑलरेडी लैब में डी पे शेयर कर चुका हूँ, हाउ डू वी कलेक्ट द गैस। इसके अंदर ये आपके पास एक ट्रफ आ गया बेटा, इस ट्रफ में पानी भर लिया आपने, सिंपल टैप वाटर भर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैप वाटर भरा, इसके अंदर आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी भर के और इसको अपसाइड डाउन ऐसे क्लैम्प कर दिया बेटा। ये बात भी बताई हुई है, जाके तसल्ली से देख लेना वीडियो, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने इसे क्लैम्प कर दिया अपसाइड डाउन मेजरिंग सिलेंडर को। इट्स अ मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा जी, अब देखो, अब हो ये रहा है कि व्हाट इफ़ आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद ए कॉनिकल फ्लास्क। मुझे कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने रबर बंग रखा, इस रबर बंग के अंदर एक ट्यूब है, देख लेना वीडियो में क्लियर। ये ट्यूब जाके यहाँ पे इसके अंदर से ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया मेजरिंग सिलेंडर में। अब बेटा इसके अंदर सबसे पहले आपने एसिड डाल लिया, उसके बाद इन्होंने बोला रिमूव द बंग एंड पुट मैग्नीशियम स्ट्राइप इन इट एंड रिप्लेस द बंग। सही है, वापस से रिप्लेस कर देंगे बंग को। अब इसके अंदर यहाँ पे देखोगे बेटा बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट्स। बहुत अच्छे से जानते हो, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड द गैस इज हाइड्रोजन। अब इसके अंदर गैस प्रोड्यूस होगा, इधर राइज करेगा, यहाँ से बेटा इसमें बबल देखना शुरू करोगे, और ये बबल जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ से इसके पानी का लेवल फॉल होगा। अच्छा, इसको डालने से पहले यू नीड टू रीड द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर। इनिशियल लेवल ऑफ वाटर सिलेंडर के अंदर, तो मैंने मेजर किया x। फिर जब ये रिएक्शन होगा बेटा, द बबल विल राइज ड्यू टू लेस डेंसिटी एंड हाइड्रोजन गैस इज अ लाइटर गैस। यू विल notice the reaction stops at some point where there is no bubble, mean the reaction is over. It will show you the final level of water. For example, it is Y. So the question is, calculate the volume of gas produced.
अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 180 cm³ गैस प्रोड्यूस हुआ, वो कुछ भी इसके वॉल्यूम्स होंगे। इनिशियल लेवल चलें ये भी मान लेते हैं, इनिशियल लेवल जो था वो 15 cm³ था। अब अगर मुझे 180 प्रोड्यूस करना है इसके अंदर, तो भाई ये फाइनल लेवल 195 cm³ होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 cm³ हो गया। क्लियर? अच्छा जी, 180 cm³ प्रोड्यूस हुआ। अब वो मुझसे करने जा रहा है बेटा सवाल, क्वेश्चंस अब इसके बाद करेगा। अब मुझे बोला गया शो बाय कैलकुलेशन दैट एसिड वॉज इन एक्सेस। अब क्वेश्चन ये कि एसिड क्या था भाई। मान लो मुझे इस क्वेश्चन में H2SO4 दिया गया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा 2 मोल पर dm³, और मुझे कहा गया था कि इसका 50 cm³ ट्रांसफ़र करें फ्लास्क में। बात समझ में आई? अब वो 50 बोले 25 बोले, जितना बोलेगा वो उसके अकॉर्डिंगली करते रहें। 50 करवाने के बाद मुझे बोलता है कि शो बाय कैलकुलेशंस दैट एसिड इज इन एक्सेस, या बोलेगा मैग्नीशियम इज लिमिटेड। दोनों में से कोई भी एक बात है बेटा। कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको इक्वेशन चाहिए, Mg + H2SO4 विल गिव यू MgSO4 + H2। सही है बेटा, आसान सी इक्वेशन है। अब देखो मोलर रेशियो क्या है, 1:1। अब देखो मैग्नीशियम का आपके पास मास कितना आया बेटा, 0.24 ग्राम। बहुत आराम से 0.24 को डिवाइड कर दो इसके AR से, विच इज़ 24, यू विल गेट द वैल्यू। क्वेश्चन में इसके मोल्स हैं 0.01। अब मैं जानता हूँ मुझे सल्फ्यूरिक एसिड के भी 0.01 मोल ही चाहिए बेटा। अब एसिड के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। डू वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन? यस वी हैव। डू वी हैव द वॉल्यूम? यस वी हैव। लेट अस कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2SO4 by the given concentration on volume. Concentration is 2, volume is 50 on 1000। चलिए जनाब, 100/1000, 100/1000 बेटा बनता है 0.10। अब देखो 1:1 का रेशियो है, तो ये तो 0.1 है, ये तो 0.01 है। इसके साथ मैं लिख दूंगा for 0.01 moles of magnesium we need 0.01 but acid is 0.1 so it is in excess। अगर वो पूछता है कि मैग्नीशियम लिमिटिंग है ये बताओ, तो आप सिंपल बोलोगे the reaction ratio is 1:1 where acid is 0.1 and magnesium is 0.01। सिंपल, छोटी सी बात लिख दो, एग्जामिनर समझ जाएगा आपकी। अब देखो अगले पार्ट में वो मुझसे कुछ भी पूछता रहे, कोई भी सवाल करता रहे, वो मुझसे फाइनली जाके पूछेगा कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा तुम्हें जान लगानी पड़ेगी। Mg + H2SO4 MgSO4 + H2। देखो बेटा मैग्नीशियम के मोल कितने, 0.01 बेटा, H2SO4 के 0.10, ऐसा ही है। अब देखो, अब मेरे पास रेफरेंस क्या है कि जिसके बिहाफ पे मैं ये बता पाऊँ कि मैग्नीशियम का प्योरिटी क्या है क्या नहीं है। आपके पास मैग्नीशियम का हाइड्रोजन गैस आपने कलेक्ट किया, यू हैव द वॉल्यूम ऑफ H2। आपके पास ये चीज़ बेटा मौजूद है। क्लियर है? अब देखो आपके पास वॉल्यूम आया है इसका 180, जो कि आपका प्रैक्टिकल यील्ड है। परसेंटेज प्योरिटी आपने सुना हुआ है बेटा, परसेंटेज प्योरिटी इज सिंपली प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100। अच्छा, प्रैक्टिकल यील्ड तो बेटा मेरे पास आ गया 180 cm³।
नाउ द थिंग इज थ्योरेटिकल, व्हाट शुड बी द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ H2? इक्वेशन है ना बेटा, 0.1 मोल्स मैग्नीशियम, यू नो वन थिंग, वी ऑलवेज मेक कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. इट इज 0.01 मोल. इट मीन्स we can expect 0.01 moles of H2 will be produced. अभी अगर इसके 0.01 मोल प्रोड्यूस होंगे एज द रेशियो इज 1:1, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ H2, ये मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपके पास आ चुका है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग हाउ डू वी कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वॉल्यूम. थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ H2 कैसे निकलेगा बेटा? आपने क्या करना है, हम जानते हैं 0.01 इंटू मोलर गैस वॉल्यूम. मोलर गैस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 24,000 cm3, क्योंकि मेरे पास वैल्यू cm3 में, आई जस्ट टेक 24,000, और अगर dm3 में होता तो 2.24 डेसीमीटर क्यूब. 0.01 मल्टीप्लाई बाय 24,000, आंसर आपका बन रहा है बेटा 240 cm3. अब देखो 240 थ्योरेटिकल होना चाहिए था, मेरे पास 280 आया, मल्टीप्लाई 100 कर दो, you will get the percentage purity. 180 divided by 240 times 100, it is 75% pure. तो मैंने कह दिया 75% is the percentage purity of magnesium. उम्मीद है ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत आराम से समझ आई होगी. अच्छा बेटा, वैसे सारे जवाब दे पाओगे अगर कोई परसेंटेज एरर इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पूछे. अगर मैथ मेजर किया होगा मैग्नीशियम का, तो मे बी दे कैन आस्क फॉर द एरर बाय इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. व्हाट यू कैन से. देखो बेटा, आसान सी बात है, आपके पास ये पता होना चाहिए कि उस बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या है. आपने मैग्नीशियम का मास मेजर किया था बेटा 0.24 ग्राम. आसान सी बात ये हो गया कि जो इसका लीस्ट काउंट है वो 0.01, लास्ट डिजिट को 1 कर दो, 0. सबको 0 करो, लास्ट डिजिट को 1 करो, ये इसका एरर आ गया बेटा. अगर रीडिंग देता है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, सो द एरर इज़ 0.1, और आपको ये दो ही बैलेंसेज मिलते हैं, इधर ऑफ 0.1 और ऑफ 0.01. सही है, ये एरर आ गया बेटा इसका. मुझे बोला जा रहा है परसेंटेज एरर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मैंने कहा बेटा 0.01 ग्राम. अब बोला जाएगा परसेंटेज एरर इन द मास ऑफ मैग्नीशियम. कोई मसला ही नहीं है, 0.01 टाइम्स 2, 0.01 ओवर 0.24 इंटू 100, इससे परसेंटेज एरर निकाल लो. अब एक ये मैंने जो 2 लिख दिया वो क्यों लिख दिया था उसको भी समझ लो बेटा, जानबूझ के शायद ये गलती हो गई मुझसे. अब देखो, बाज़ औक़ात आपको याद है कि हम एक दफ़ा कंटेनर विथ सॉलिड का मास लेते हैं, उसके बाद एम्प्टी कंटेनर का मास लेते हैं, और उसके बाद हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद उसका मास आता है. तो बेटा जब आप दो वैल्यूज़ से एक रिज़ल्ट निकालेंगे, देन यू आर मेकिंग 2 टाइम्स एरर ऑफ द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. वो एरर 2 टाइम्स हो गया. क्लियर. और जब आप अब इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का पेन रखा, एंड वी जस्ट प्लेस द मैग्नीशियम स्ट्राइप ऑन इट. तो अब जो मैंने मैग्नीशियम रखा बेटा वो एक ही दफ़ा लिया. अगर 2 दफ़ा के डिफरेंस से लोगे तो टाइम्स 2 करोगे, और अगर एक दफ़ा ले रहे हो तो सिंपल एक ही दफ़ा उसको 0.01 लिखेंगे. क्लियर हुआ. इसका जवाब दे देना. अब तीसरी बहुत अहम बात बता रहा हूँ. देखो बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है आम तौर पे बच्चों के लिए. एक इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि अगर हमें किसी सॉलिड को हीट करना होता है
तो उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कौन कौन से टेस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या क्या टेस्ट, क्या क्या ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड होती हैं। अब बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड, जो कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर मुझे कहा जाए कि FB1 इज़ ए कंपाउंड कंटेनिंग 2 कैटाइन एंड 1 एनाइन, सेलेक्ट रिएजेंट्स टू आइडेंटिफाई द कैटाइंस। तो बेटा कैटाइन के रिएजेंट्स सिर्फ 2 होते हैं, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है बेटा अमोनिया सॉल्यूशन। दीज टू आर द रिएजेंट दैट वी नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई द कैटाइंस। ये बिल्कुल बेसिक बात हो गई, इसमें 2 बातें नहीं है। जब भी कैटाइन पे टेस्ट करोगे याद रखो टेस्ट क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ FAX added a few drops of NaOH, डॉटेड लाइन बनेगी बेटा। फिर एडेड एक्सेस NaOH, एक्सेसिव एडिशन का कॉलम भी बनेगा। एक्सेसिव एडिशन लाजमी की जाएगी बिकॉज वी नो the ions give precipitate with a few drops of NaOH and ammonia, and then we need to check their solubility in excessive addition. अच्छा, सल्फेट सल्फाइड के लिए अच्छे से जानते हो बेरियम से PPT, सल्फेट सल्फाइड के लिए आप बेरियम से PPT बनाओगे और किसी मिनरल एसिड में सॉल्युबिलिटी चेक करोगे जो कि सल्फ्यूरिक नहीं होगा। अगर आप सिल्वर से PPT ऑब्टेन करते हो हेलाइड्स का तो वो अमोनिया में सॉल्युबिलिटी चेक होगा। तो इन बुनियादी बातों को बेटा याद रखना। यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन आएगी, उसके बाद वापस से 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सैंपल, a few drops of ammonia solution, ये किया बेटा। इसके बाद फिर डॉटेड लाइन आएगा और फिर एक डेफिनेट लाइन आएगा जिसमें आप एक्सेसिव एडिशन करेंगे और लिख के देंगे एक्सेसिव एडिशन ऑफ NH3 एक्वस। क्लियर हुआ। और यहाँ पे इनके रिजल्ट, तो ये बेसिक कैटाइन के टेस्ट हो गए। अच्छा, अब एक बात और थोड़े समझो। मुझे कहा जाए कि मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, 1, 2 और 3, और मुझे कहा कि जाए कि इनमें से कोई एक एसिड है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई वन ऑफ देम इज़ एन एसिड। तो बेटा मैं क्या करूँगा, या तो मैं मैग्नीशियम मेटल डाल दूँ तीनों में, जिसके अंदर बबल प्रोड्यूस होगा, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर एसिड है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डाल के देख लो तीनों में, जिसमें फिज जनरेट होगा, आप समझ जाओगे वो एसिड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वी कैन ऐड, जिसके अंदर फिश प्रोड्यूस हो, बोल देना ये एसिड है। ये एक बहुत ही बुनियादी सा टेस्ट मैंने बताया। अब एक और अहम चीज़ समझ लो, सारे टेस्ट, सारी आइडेंटिफिकेशन आपके पास एनालिसिस शीट गिवन है। कौन सा आयन एक्सपेक्टेड है, उसके क्या रिएजेंट्स हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, उसको उन्होंने क्लियर बोल दिया। अच्छा, अगर एक मैं छोटी सी बात करूँ हैलाइड्स की, क्लोराइड हो गया बेटा, ब्रोमाइड हो गया और आयोडाइड हो गया। अब मुझे कहा जा रहा है कि मिनिमम एविडेंस बताओ किसी हैलाइड की प्रेजेंस को जांचने के लिए। मिनिमम एविडेंस को समझना, मिनिमम एविडेंस बेटा, मिनिमम एविडेंस में व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली टेक सैंपल प्लस AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, सिंपल दिस। मिनिमम एविडेंस में आप सिंगल रिएजेंट सिर्फ Ag यूज़ करेंगे। अच्छा, होगा क्या बेटा, क्लोराइड विल गिव यू वाइट PPT, ब्रोमाइड विल गिव यू क्रीम PPT, आयोडाइड विल गिव यू येलो PPT। क्लियर हुआ। तो ये मिनिमम एविडेंस हुआ।
अगर मुझे बोला जाए सेलेक्ट रिएजेंट्स, रिएजेंट और रिएजेंट्स का फ़र्क समझना, सेलेक्ट रिएजेंट्स टू आइडेंटिफाई द हैलाइड। अब बेटा आपके पास पेयर चलेगा AgNO3 एक्वस और अमोनिया सॉल्यूशन। इससे पीपीटी मिलेगा और पीपीटी का सॉल्यूबिलिटी चेक होगा लाजमी। क्लियर है? तो मिनिमम एविडेंस और कंप्लीट एनालिसिस का फ़र्क को समझ गए होंगे। तीसरी अहम बात समझना बेटा, एक बीकर में मेरे पास सॉल्यूशन X है और दूसरे बीकर में सॉल्यूशन Y है। बहुत अहम बात डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अहम बात डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मुझे डिस्क्लोज कर दिया जाए कि Y इज़ कार्बोनेट आयन और मुझे बोला जा रहा है इन दोनों को मिलाइए, मैंने X और Y को मिलाया और नतीजे में बेटा बबल्स निकले, एफरवेसेंस निकले, तो मैं जानता हूँ दिस इज कार्बोनेट, तो दिस सॉल्यूशन मस्ट कंटेन H पॉजिटिव आयन। ये बात तय हो गई बेटा, आसान सी बात समझ में आई। इसी कंडीशन को रिवर्स कर लो, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन है, ये अननोन है, इन दोनों को मिलाओ क्या होगा? तुम बोलोगे व्हेन H पॉजिटिव इज आइडेंटिफाइड, वी ऑलरेडी नो H पॉजिटिव इज देयर, देन दिस इज कार्बोनेट आयन। वाइस वर्सा का मतलब समझते होगे अच्छे से। अगर इसे इसमें डालने से इसकी पहचान हो रही है तो बेटा इसे इसमें डालने से इसकी भी पहचान होगी। अब ये किसी पे भी अप्लाई कर लो, किसी पे भी अप्लाई कर लो। मैं बोलूँ कि Ag पॉजिटिव नोन है, आपने इसे सॉल्यूशन X में डाला, वाइट पीपीटी, आप बोलोगे सॉल्यूशन X कंटेन्स क्लोराइड आयन। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, मैं बोलूँ NaCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन Y में डालो, यू गेट वाइट पीपीटी। सिंपल सी बात आप समझ जाओगे। अगर Ag किसी अननोन लिक्विड में डले और वाइट पीपीटी आए, इट मीन्स दिस अननोन लिक्विड कंटेन्स क्लोराइड आयन। अब देखो मैंने चेंज किया, मैंने कहा इफ़ क्लोराइड आयन हैज़ बीन एडेड इन सॉल्यूशन Y एंड यू ऑब्टेन वाइट पीपीटी, तो मैं कहूँगा कि भाई Y कंटेन्स क्लोराइड आयन। ये छोटी सी बात समझ में आई। अब ये सल्फेट सल्फाइड पे अप्लाई कर लो, ये किसी हैलाइड पे अप्लाई कर लो, ये कार्बोनेट पे अप्लाई कर लो, किसी पे अप्लाई करो। अप्लाई नहीं होगा तो KMnO4 पे अप्लाई नहीं होगा बेटा। KMnO4 के अंदर नाइट्राइट आयन NO3 माइनस और NO2 माइनस, ये दोनों बेटा KMnO4 को डीकलराइज करते हैं। KMnO4 डीकलराइजेज। अब देखो, अब आप बोलोगे ये तो नहीं बता सकते कि सॉरी सल्फाइट, आई एम रियली सॉरी, सल्फाइट और नाइट्राइट दे बोथ विल डीकलराइज KMnO4। अब मुझे कहा जा रहा है कि बताओ ये क्या, इसके अंदर क्या मौजूद है जिसने KMnO4 को डिक्लराइज किया? बेटा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों डिक्लराइज करते हैं। आसान सी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए मुझे कोई मज़ीद टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। अगर नाइट्रेट या सल्फाइट है तो मैं बेरियम का टेस्ट करूँगा सल्फाइट के लिए, वो बोलेगा कंफर्म करो आयन कौन सा है, तो मैं सिंपल अननोन सैंपल में बेरियम डालूंगा। इफ़ वाइट पीपीटी तो ऑब्टेन मीन इट इज़ सल्फाइड, इफ़ यू डोंट गेट आई विल से इट इज़ नाइट्राइट। आसान सी बात हुई। इसी तरह एक चीज़ और देखो, अगर मेरे पास सॉल्यूशन X है, उसमें मैं आयरन 2 डालता हूँ और ग्रीन पीपीटी मिल जाए, तो आप बोलोगे कि दिस X कंटेन्स OH आयन। अब या तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है या ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। आसान सी बात हो गई। एक्सेसिव भी डाल लोगे तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ कॉपर पे अप्लाई करो। अगर मेरे पास Cu2 पॉजिटिव एक्वस है
और मुझे बोला जाए इसके अंदर सॉल्यूशन ए ऐड करो या Fa12 ऐड करो कॉपर में, मुझे मिला बेटा पेल ब्लू पीपीटी। और मुझे कहा जाए इसका अनटिल नो फर्दर चेंज इज सीन, अनटिल नो फर्दर चेंज इज सीन। तो अब क्या करोगे, पेल पीपीटी, पेल ब्लू पीपीटी इन सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन Fa12। बेटा Fa12 की आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्या करोगे, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियर है, ये चंद बेसिक बातें थी। ये वाइस वर्सा टेस्ट जो होता है, जो ऑपोजिट टेस्ट होता है बेटा, ये मेरा बताने का मकसद ये था कि ये आपके इल्म में होना चाहिए। हमेशा रिएजेंट से आयन कंफर्म नहीं होता, कभी नॉन आयन से रिएजेंट के आयन्स भी कंफर्म होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।